Hello everyone. Let's get started with exercise 3.2 second question. यहाँ पर हमें दिया हुआ है form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. तो यहाँ पर word problems दिए हुए हैं हमें कुछ, उन word problems से हमें पहले linear pair of equations बनाना रहेगा और उसके बाद ये figure out करना है कि whether a solution exists or not. इफ अ सोल्यूशन एग्जिस्ट देन उस केस में हमें वो सोल्यूशन क्या है निकालना है यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. तो बेसिकली एक फ्रैक्शन की बात की हुई है और फिर बोला है उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है, वो 1 के बराबर बन जाता है. और वहीं बोला है इट बिकम्स 1/2, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. व्हाट इज द फ्रैक्शन? चलो ठीक है, यहां पर हमें फ्रैक्शन क्या है ये निकालना है. तो लेट्स अज्यूम लेट द फ्रैक्शन बी n/d. ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा. यहां पर हम बोलेंगे n इज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन और जो d है वो क्या होगा, वो होगा डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. ठीक है. अब फर्स्ट केस में आपसे बोला है कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें एंड 1 सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर्स में तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. सो देयरफॉर अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो नया फ्रैक्शन अब बनेगा n+1/d-1, ये होगा 1 के बराबर. इट बिकम्स 1. इट रिड्यूसेस टू मतलब कि पहले वैल्यू 1 से ज़्यादा थी, कम होके अब वो 1 हो गई है. ठीक है. ओके, कम होके या ज़्यादा होके भी हो सकती है बट इट बिकम्स 1 बेसिकली, इतना बोला है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पर ये 1 लिखा है मतलब इफेक्टिवली 1/1 होता है ये. तो n+1 इंटू 1 हो जाएगा n+1 इज इक्वल टू d-1 इंटू 1 हो जाएगा d-1. यहाँ से -1 लेफ्ट में आएगा n+1 और ये +1 और ऐड हो जाएगा, यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू d. इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का चैप्टर है. दो वेरिएबल, 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होना चाहिए. 2 वेरिएबल में पहली इक्वेशन आ गई है हमारे पास. अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट क्या बोला है हमें, इट बिकम्स 1/2. तो ये जो फ्रैक्शन है ना वो बन जाएगा कितना, 1/2 इफ ओनली इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर को तो एज इट इज रहने दो जो n है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो. अब जो फ्रैक्शन बनेगा ना n/d+1, ये हो जाएगा 1/2. ठीक है. तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. n इंटू 2 हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 1 इंटू d+1 हो जाएगा d+1. इसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. नाउ दो इक्वेशंस और एक काम करते हैं, जनरल फॉर्म में लिखते हैं दोनों इक्वेशन को. ये वाली जो इक्वेशन है इसमें सारे टर्म्स लेफ्ट में लेके आते हैं. तो ये हो जाएगा 2n माइनस d -1 इज इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म में लिख दिया. और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना इसको भी हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं. तो ये d लेफ्ट में आएगा तो ये हो जाएगा n, d लेफ्ट में आएगा -d +2 इज इक्वल टू 0. तो यहां से अब आप देखो, अगर ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाते हैं, ये है पहला और ये है दूसरा. ठीक है. अब हमें इसके सोल्यूशन भी निकालने हैं अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं इसके लिए हमें पता है, अगर इक्वेशंस होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए दो कंडीशन होती हैं. पहली कंडीशन होती है a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2. यहां पर कंसिस्टेंट इक्वेशंस आती हैं और एक सिंगल सोल्यूशन होता है. दूसरी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू c1/c2. तो यहां पर भी कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं लेकिन यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं. ठीक है.
तो हम चेक करते हैं इन दोनों इक्वेशंस में। तो a1 है यहाँ पर, a1 अपॉन a2 की अगर मैं बात करूँ तो a1 है n का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ है a2 n का कोएफिशिएंट 2। वहीं आ जाओ b1 अपॉन b2 में, तो b और b1 हम d के कोएफिशिएंट्स मानते हैं। तो b1 है -1 और b2 है अगेन d का कोएफिशिएंट यहाँ -1 जो कि 1 अपॉन 1 हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करती है यहाँ पर, मतलब इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। क्या सोल्यूशन होगा अब वो देखते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर सोल्यूशन एग्जिस्ट्स, सोल्यूशन एग्जिस्ट्स, ठीक है। क्या सोल्यूशन होगा, अब वो सोल्यूशन निकालने के लिए वी हैव टू यूज द एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है ना स्पेसिफिकली सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो चलो एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे d का कोएफिशिएंट -1 है और यहां पर भी d का कोएफिशिएंट -1 है, तो d के कोएफिशिएंट ऑलरेडी बराबर हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर n माइनस 2n होगा तो ये हो जाएगा -n, माइनस डी माइनस ऑफ माइनस डी कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, +2 माइनस ऑफ -1, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड्स का डिफरेंस 0 - 0 0। तो हो जाएगा -n, ये है माइनस इंटू माइनस +1, 2 + 1 हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ -n को ले जाओ राइट साइड में, तो 0 + n, n बनेगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 एज इट इज हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितना आ जाती है हमारे पास, 3 आ जाती है। अब n की वैल्यू 3 आ जाती है तो लेट्स गो बैक टू फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पर वापस जाते हैं, वहां से हम अब d की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास होगा d को ले जाओ राइट साइड में, तो n + 2 इज इक्वल टू -d था लेफ्ट में, राइट में ले जाएंगे तो +d बन जाएगा। और अब n की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं 3, तो d की वैल्यू आएगी 3 + 2 यानी कि 5। तो d की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाती है। तो हमारा जो सोल्यूशन है और या फिर जो फ्रैक्शन है ओरिजिनल, देयरफॉर द ओरिजिनल फ्रैक्शन या फ्रैक्शन इज, क्या था फ्रैक्शन, n अपॉन d, न्यूमरेटर कितना है 3 और डिनोमिनेटर है 5। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, 3/5 है यहां पर। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। तो इन द सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है, अगेन वी हैव टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो क्या क्वेश्चन है, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ठीक है, तो यहाँ पर अगेन एजेस की बात कर रहे हैं। हम पहले एक बार देख चुके हैं, जब हम एजेस की बात करते हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं प्रेजेंट एजेस। पूछी क्या है, प्रेजेंट एजेस पूछी है ना। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट प्रेजेंट एज of Noori be n years। नूरी की प्रेजेंट एज n years मान लेते हैं, एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी s years। ठीक है, ये हमने प्रेजेंट की एजेस मानी है। एजेस में एक चीज का आप खासकर ध्यान रखना, एजेस चेंज होते हैं साल जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। आज की जो एजेस है अगले साल वो नहीं रहेगी, वो चेंज होगी। एक साल पहले भी एजेस अलग रही होंगी। तो एजेस, द एज ऑफ अ पर्सन कीप्स चेंजिंग एज वी मूव अहेड या मूव बैक इन टाइम। तो यहां पर सबसे पहले बोला है 5 years ago, तो हम शुरुआत करते हैं 5 years ago से। 5 years ago क्या रहा होगा सिचुएशन, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी कितना रही होगी, 5 साल पहले। आज अगर n ईयर्स है तो 5 साल पहले एज 5 साल कम रही होगी, तो n-5 ईयर्स रही होगी 5 साल पहले। ठीक है, सिमिलरली एज ऑफ सोनू क्या रही होगी 5 साल पहले। सोनू की एज आज s है तो 5 साल पहले रही होगी s-5। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि ये जो एजेस हैं इनमें क्या रिलेशन है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का 3 गुना है। तो नूरीज एज n-5 इज मतलब इक्वल टू
थ्राइस हुज एज, सोनू की एज उस समय सोनू की एज कितना है, s माइनस 5 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, s माइनस 5 इज इक्वल टू 3s, और ये 3 माइनस 5 में मल्टीप्लाई होगा -15। दोनों को लेफ्ट में लेके जाते हैं, n, ये 3s लेफ्ट में जाएगा, -3s बन जाएगा, ये -5 है, और ये -15 लेफ्ट में जाएगा, +15 बन जाएगा, और राइट साइड में 0। तो n माइनस 3s -5 + 15 इज +10 इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 ईयर्स फ्यूचर में, आज से 10 साल बाद। तो आफ्टर 10 ईयर्स, ये था 5 ईयर्स अगो था ना ये। तो आफ्टर 10 ईयर्स देखो इनकी एजेस क्या होंगी, एज ऑफ नूरी, आज नूरी की एज कितना है, n ईयर्स, तो 10 साल के बाद होगी ऑब्वियसली n प्लस 10 ईयर्स। सिमिलरली एज ऑफ सोनू 10 साल बाद क्या हो जाएगी, आज s है तो 10 साल बाद होगी s प्लस 10। ठीक है, अब इसमें रिलेशन क्या है देख लेते हैं। हमसे बोला है 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की जो एज होगी यानी n प्लस 10, दिस मस्ट बी ट्वाइस द एज ऑफ सोनू s प्लस 10। ठीक है, यही बोला है ना, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n प्लस 10 इज इक्वल टू 2s प्लस 20 हो जाएगा, ये लेफ्ट में आएगा n माइनस 2s 10, और ये -20, 10 माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें दो इक्वेशन तो मिल गई हैं यहां पर। अब हमें पहले तो ये वेरीफाई करना है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए हम रेशो चेक करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विल चेक द रेशो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड द कांस्टेंट टर्म, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये तीन रेशोज देखेंगे और इससे डिसाइड करेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं है। a1/a2 यानी n का कोएफिशिएंट देख लेते हैं, तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा। b1/b2 कितना है, -3/-2। अब आप ये देखो c1/c2 में जाने की जरूरत ही नहीं है, यहां से समझ में आ रहा है a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं है। तो अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में रेशियो ऑफ x का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट, मतलब कि a1/a2, ये a2 होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, मतलब एग्जैक्टली एक सोल्यूशन होता है। देयरफॉर यहां पर हम बोल सकते हैं सोल्यूशन एग्जिस्ट्स। देयरफॉर सोल्यूशन एग्जिस्ट, और सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मुझे n का कोएफिशिएंट ऑलरेडी बराबर दिख रहा है, तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सिंस कोएफिशिएंट बराबर है तो मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो सेकेंड में n में से यहां फर्स्ट का n माइनस होगा, 0 हो जाएगा। फिर -2s माइनस करेंगे माइनस ऑफ 3s, then you have -10 माइनस ऑफ दिस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस ऑफ माइनस +3s होगा और -2s, तो ये मिलाकर सिंपली s बनेगा। -10 माइनस 10 इज -20, -20 राइट साइड में जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी 20। s आ गया हमारे पास 20। नाउ लेट्स गो बैक टू ईदर द फर्स्ट और द सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में हमें दिया हुआ है n माइनस ट्वाइस ऑफ s जो कि है 20, -10 इज 0। ठीक है, तो यहां से देखो n -2 इंटू 20 -40 होगा, -40 -10 -50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 50। मतलब ये जो n और s की वैल्यू है, नूरी की एज आज है 50 साल, सोनू की एज आज है 20 साल। ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। यहां हमें दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो एक 2 डिजिट नंबर के बारे में हमसे बात की हुई है। तो लेट द 2 डिजिट नंबर, लेट द
2 डिजिट नंबर बी ए बी। ठीक है, तो ए बी में ये समझ में आता है ए इज दी 10th डिजिट एंड बी क्या है, बी हो जाएगा यूनिट्स डिजिट। ठीक है, ये हो गया 10th डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट। अब सबसे पहली चीज ये दी हुई है हमें, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स 9 है हमारे पास, तो यहां से ये आएगा a प्लस बी, डिजिट्स क्या है a एंड b, a प्लस बी इज इक्वल टू 9, ये हो जाती है पहली इक्वेशन। दूसरा बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है ना ए बी, इसका 9 टाइम्स कर दें अगर, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो 9 टाइम्स द नंबर ए बी इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो ए बी को रिवर्स कर देंगे तो नंबर बन जाएगा बी ए। ठीक है, हमें पता है ये जो नंबर ए बी है इसको हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में यूज करना चाहिए और बी ए को भी एक्सपैंडेड फॉर्म में यूज करना चाहिए। तो 9 टाइम्स ऑफ ए बी का एक्सपैंडेड फॉर्म हो जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ए का एक्सपैंडेड फॉर्म हो जाएगा 10b प्लस ए। ठीक है, तो 9 इंटू 10 इज 90a, 9 इंटू बी इज 9b इज इक्वल टू 2 इंटू 10b इज 20b प्लस 2 इंटू ए इज 2। ठीक है, चलो इस 2 को लेफ्ट में लेके जाते हैं, 90a माइनस 2a हो जाएगा 88a इज इक्वल टू, ये 9 को राइट में लेके आते हैं, 20b माइनस 9 हो जाएगा 11b। अब दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो 88 बाई 11 हमें देगा 8a, सॉरी इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8a इज इक्वल टू 11b बाई 11 हो जाएगा b, इसको बोलते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, या फिर इसको भी हम एक काम करते हैं, 8a इज इक्वल टू b, तो ये हो ही गया, b को लेफ्ट में लेके जाता हूँ, 8a माइनस b इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं, a प्लस बी इज 9, 8a माइनस बी इज 0। तुम्हें दिख रहा है आई नो, बट फिर भी समझने के लिए हम देख लेते हैं क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम पहले चेक करेंगे a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 यहाँ हो जाएगा a के कोएफिशिएंट का रेशो, यहाँ है 1, यहाँ है 8, तो ये हो गया 1/8। b1 अपॉन b2 हो जाएगा b के कोएफिशिएंट्स का रेशो, यहाँ है 1, यहाँ है -1, 1 अपॉन -1 इज -1। तो ऑब्वियसली a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के जो दो रेशोज हमारे पास आए हैं वो बराबर नहीं है, और सिंस वो बराबर नहीं है इसका मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, अब सोल्यूशन हमें कैसे निकालना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम एक काम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। क्यों हमने ये किया, b का कोएफिशिएंट यहां भी 1 है और यहां पर भी 1 हमें दिया हुआ है, तो सिंस यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है लेकिन साइन अलग है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करने से b का जो कोएफिशिएंट है वो डिलीट हो जाएगा और b जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐड करते हैं, a प्लस 8a बन जाएगा 9a, b माइनस बी हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 9 प्लस 0 हो जाएगा 9 यहाँ पर, और अब 9 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 9/9 1। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाती है 1, और यहीं पर अब अगर हम इक्वेशन 1 ले या 2 कोई सी भी इक्वेशन ले लो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम अब बोल सकते हैं a जो कि है 1 प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 9, और 1 यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो b की वैल्यू आ जाती है 8। तो a1 और b 8 हो गया, तो ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, देयरफॉर द नंबर इज हाउ मच, a b जो नंबर है वो हो गया 1 8 18। ठीक है, तो नंबर हमारा यहां मिल जाता है 18। अब चलते हैं हम फिफ्थ या फोर्थ पार्ट पर। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो स्टैंडर्ड है, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 rupee notes only. मीना got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. Okay. चलो, तो यहां हम अज्यूम करते हैं, लेट द नंबर of
100 rupee notes be X and let the number of 50 notes be Y। 100 रुपए के X नोट्स उसे मिले हैं और 50 रुपए के Y नोट्स मिले हैं। यही दो टाइप के नोट्स उसे मिले हैं। सबसे पहली चीज देखो, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ये दिया हुआ है। तो मीना को टोटल 25 नोट्स मिले हैं। तो ये जो 25 नोट्स हैं ये 100 के और 50 के ही नोट्स हैं बस। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ 100 के जो नोट्स हैं प्लस जो 50 रुपए के नोट्स हैं ये मिलाकर होना चाहिए 25। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, वहीं उसको टोटल कितने रुपए मिले? 2000 रुपए मिले। ये जो टोटल उसको 2000 रुपए मिले हैं, ये 2000 रुपए उसे कैसे मिले हैं? अब देखो यहां पर 2000 में टोटल जो 100 रुपए हैं उनकी कुछ वैल्यू होगी, 100 रुपए के जितने भी नोट हैं उनकी कुछ वैल्यू होगी और 50 रुपए के जितने भी नोट्स हैं उनकी वैल्यू होगी। एक अगर 100 रुपए का नोट है तो उसकी वैल्यू है 100 रुपए। 200 रुपए के नोट की वैल्यू है 200 रुपए यानी 2 इंटू 100। 300 रुपए के नोट्स की वैल्यू होगी 3 इंटू 100 यानी 300 रुपए। तो 100 रुपए के कितने नोट्स हमने माने हैं? x। तो इन x नोट्स की टोटल वैल्यू क्या होगी? x इंटू 100 या फिर 100x। सिमिलरली एक 50 रुपए के नोट की वैल्यू है 50, दो 50 रुपए के नोट्स होंगे तो वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ 50। तो y नोट्स हैं अगर 50 के तो इनकी वैल्यू होगी y टाइम्स ऑफ 50 यानी कि 50y। ठीक है, चलो तो यहां पर कॉमन फैक्टर आपको कितना दिख रहा है? सबसे पहले 10 का फैक्टर कॉमन दिख ही रहा है, तो मैं हर एक टर्म को 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये बनेगा 10 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 10 से ये डिवाइड होगा 2000 बनेगा 200। अब इसमें कॉमन फैक्टर 5 का भी दिख रहा है मुझे, तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं सारी टर्म्स को। 10x अपॉन 5 हो जाएगा 2x प्लस 5y अपॉन y हो जाएगा y इज इक्वल टू 200 अपॉन 5 हो जाएगा 40। अब इसमें और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम बोलेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो एक ये इक्वेशन मिलती है और एक ये इक्वेशन मिलती है। अब दो इक्वेशन तो आपके पास आ गई हैं, आपको पहले ये चेक करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हम पहले चेक करेंगे, करेगा या नहीं चेक करने के लिए हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के रेशोस को। तो a1 यहां पर है 1 और a2 है 2, तो ये हो गया 1/2। b1 है 1 और b2 है 1 अपॉन 1। तो अब अगर आप देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों रेशोस बराबर नहीं है, इससे ये समझ में आता है हमें कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? सिंपल है। अब यहां पर देखो x का कोएफिशिएंट तो 1 और 2 हैं, अलग अलग हैं, लेकिन y का कोएफिशिएंट बराबर है 1 1। तो मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। y एलिमिनेट करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो 2x माइनस x बचेगा, y माइनस y 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 40 माइनस 25 हो जाएगा। 40 माइनस 25 कितना होता है? 15 होता है। तो x की वैल्यू यहां से आती है 15। ठीक है, वहीं अगर हम वापस इक्वेशन 1 पर जाते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हमें मिलेगा x जो कि है 15, x जो कि है 15 प्लस y इज 25। तो यहां से y की वैल्यू आएगी 25 में 15 सब्ट्रैक्ट होगा, 25 माइनस 15 हो जाएगा 10, y आ जाता है 10 रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर क्या था? हाउ मेनी 50 एंड 100 रुपी नोट्स शी रिसीव्ड। तो 50 रुपए के नोट्स, देयरफॉर ₹50 नोट्स, इसको क्या माना था हमने? इसको माना था y जो कि आया है 10 एंड ₹100 नोट्स को माना था x जो कि आया है 15 हमारे पास। ठीक है, चलो तो यहां पर ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पर। यहां हमें दिया हुआ है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है,
मतलब अगर किसी को कोई बुक इशू करनी है लाइब्रेरी से तो पहले दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है। अगर आप 1 दिन यूज करो, 2 दिन यूज करो बुक को या 3 दिन यूज करो, फिक्स चार्ज जो है वो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है 3 दिन के लिए कुछ चार्ज है और 2 दिन के लिए थोड़ा कम रहेगा, 1 दिन के लिए कम रहेगा, ऐसा नहीं है। आप भले ही 1 दिन बाद वापस कर दो, 2 दिन बाद वापस करो या 3 दिन बाद वापस करो, फिक्स चार्ज आपको जो है वो देना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा एक एडिशनल चार्ज है ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद जितना भी आप दिन यूज करोगे, हर दिन के लिए कुछ एडिशनल चार्ज इसमें रहता है। तो हमें निकालना है यहां पर फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज, पर दिन जो एक्स्ट्रा डेज है ना 3 दिन के अलावा, उसके लिए पर डे का चार्ज कितना है वो बताना है। तो लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज f रुपीज। ठीक है, f से समझ में आता है वो फिक्स चार्ज है मेरा। एंड लेट चार्ज पर डे देयर आफ्टर मतलब वो 3 दिन के बाद पर डे जो चार्ज है, लेट चार्ज पर डे देयर आफ्टर इज c रुपीज पर डे। ठीक है, हर दिन का चार्ज 3 दिन के बाद हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है c रुपीज। अब यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है सरिता ने 27 रुपए पे किए हैं अगर उसने 7 दिन बुक रखी है तो सरिता लेट्स मेक एन इक्वेशन फॉर सरिता। ठीक है, तो सरिता का जो टोटल चार्ज है ना 27 रुपए है। अब ये जो टोटल चार्ज क्या होगा, एक तो फिक्स चार्ज होगा जो f रुपीज पहले दिन का है, वो तो पहले 3 दिन का है, वो तो आपको देना ही देना है। अब वो 3 दिन के अलावा सरिता ने एक्स्ट्रा डेज कितने यूज किए हैं, 7 में से 3 दिन तो हटा दो, 4 दिन एक्स्ट्रा बुक रखी है अपने पास। तो उन 4 दिन के लिए पर डे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसे c रुपीज ज्यादा देने पड़ेंगे पर डे के हिसाब से। तो 1 दिन का c रुपीज है तो 4 दिन का टोटल कॉस्ट हो जाएगा 4c। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन सरिता के लिए। ठीक है, वहीं सूजी जो है उसने 21 दिन पे किए हैं 5 दिन के लिए। ठीक है, सूजी की अगर हम बात करें तो सूजी का जो टोटल चार्ज है 21 रुपए, उसमें भी पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज f रुपीज लगना ही लगना है। इन 5 दिन में से 3 दिन का तो वो हटा दो, फिक्स चार्ज जो लग गया। एक्स्ट्रा दिन कितना बुक रखी है सूजी ने, 2 दिन। 5 में से 3 दिन हटा दो, 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है, तो वो 2 दिन के लिए पर डे चार्ज होगा c रुपीज। तो 1 दिन का c है तो 2 दिन का हो जाएगा 2c। इसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो चेक करते हैं, जिससे समझ में आएगा कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो a1 अपॉन a2 हम मान लेते हैं f के कोएफिशिएंट्स हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1। ठीक है, b अपॉन हम मान लेते हैं c का कोएफिशिएंट, वो हो जाएगा 4 अपॉन 2। 4 अपॉन 2 इज इफेक्टिवली 2:1। तो अगर आप देखोगे ये दोनों रेशियोज बराबर नहीं है। अगर a1 a2 और b1 b2 का रेशियो बराबर नहीं है, इससे समझ में आता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो करता है, सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों, मुझे f का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है ना 1, तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो 27 माइनस 21 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में f माइनस f 0 होगा, 4c माइनस 2c हो जाएगा 2c। 27 माइनस 21 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2c। 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, ये हो जाएगा c और 6/2 बनेगा 3। तो पर डे का जो चार्ज है ना 3 दिन के बाद पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो आ जाता है 3 रुपए। नाउ लेट्स लुक एट इक्वेशन, या तो 1 देख लो या 2 देख लो, कोई से भी देख लो। 1 देख लेते हैं, यहां से हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड 27 इज f प्लस 4 इंटू सी विच इज 3। तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू 27, अच्छा ये प्लस 12 यही है, अब इसको लेफ्ट में लेके जाते हैं। 27 माइनस 12 इज f, तो f की वैल्यू कितना आ गई, 27 माइनस 12 यानी कि 15 रुपीज। ठीक है, तो पूछा है फिक्स चार्ज है 15 रुपीज एंड जो कॉस्ट है पर डे की आफ्टर 3 डेज वो है 3 रुपीज की। ठीक है, चलो तो F15 C3 आ गया। फाइन, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3।